हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरिंदर पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में एक विशेष चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक ऐसी बात जो हमारे संसदीय व्यवस्था से संबंधित है। और संसदीय व्यवस्था से संबंधित होने की जो बात है वो बात है कि दोनों ही जो सदन हमारे हैं वो सामान्यतः अपनी प्रक्रियाओं को अलग अलग संचालित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दशा होती है विशेषकर विधेयकों के निर्माण के संबंध में, जब इन दोनों सदनों को एक साथ आने की जरूरत होती है। अर्थात ये दोनों सदन साथ साथ आते हैं, अर्थात ये दोनों सदन एक साथ बैठने का काम करते हैं। तो जब दोनों सदन एक साथ बैठने का काम करते हैं तो ऐसे अधिवेशन को, ऐसे इनके सत्रीय अधिवेशन को हम संयुक्त अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम आज किस महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे बात करने वाले हैं। हालांकि इतना पहली समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थंबनेल पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखा हुआ है। तो हम आज इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108, जिसमें संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमारे पास आता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 108। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 108। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 108। आज के इस क्लास में हम लोग अनुच्छेद 108 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 108 हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108, इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। देखिए इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्या होता है संयुक्त अधिवेशन? तो जब भी किसी विधेयक को पास करने के लिए, ध्यान रखिए, जब किसी विधेयक को पारित करने के लिए, जब किसी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदन एक साथ समवेत होते हैं। एक साथ, देखिए, दोनों सदन एक साथ समवेत होते हैं। दोनों सदन एक साथ समवेत होते हैं तो इसे संयुक्त अधिवेशन, इसे ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसे ही संयुक्त अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे संयुक्त अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। समवेत होने का मतलब होता है एक साथ बैठते हैं। दोनों सदन की बात है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है दोनों सदन, तो दोनों सदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। हमारे पास दो सदन की बात करें तो दोनों सदन के रूप में लोकसभा और राज्यसभा है। सामान्यतः जब भी विधेयक बनाने का काम होता है तो लोकसभा राज्यसभा जो है वो अलग अलग बैठती है, अलग अलग प्रक्रियाओं से अपना काम करती है, अलग अलग प्रक्रियाओं से अपने कार्यों का संचालन करती है। लेकिन जब कभी दोनों सदन साथ आते हैं तो ऐसी व्यवस्था को हम ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस, संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस या संयुक्त अधिवेशन की स्थिति आपको और भी समय में दिखाई पड़ सकती, जैसे जैसे आप उसे अनुच्छेद 108 के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनुच्छेद 108 के अतिरिक्त अनुच्छेद 108 के अतिरिक्त वो कौन सी व्यवस्था है, वो कौन सी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में लोकसभा राज्यसभा साथ नजर आती है लेकिन वो अनुच्छेद 108 का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। वो 108 के अंतर्गत
संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, नहीं होता। लेकिन लेकिन जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा साथ नजर आती है। लोकसभा प्लस जो राज्यसभा है वो साथ नजर आती है। वो कौन सी स्थितियां हैं? तो ऐसे में हम देख पाएंगे कि एक स्थिति हमारे पास दिखाई पड़ती है कि जब हमारा राष्ट्रपति किसी भी वर्ष के प्रारंभ में जो पहला सत्र होता है, वर्ष के प्रारंभ में प्रथम सत्र को संबोधित करना, को संबोधित करते समय, संबोधित करते समय, ध्यान रखिए, संबोधित करते समय मतलब जब भी पहला सेशन हमारा आता है, पहला सत्र आता है वर्ष का, तो उस समय राष्ट्रपति अभिभाषण करता है, सदन को संबोधित करता है। तो जब हमारा राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा साथ बैठी होती है, मतलब दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तो आप लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठा देखकर ये कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट हो सकता है कि ये कहीं ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, ये कहीं संयुक्त अधिवेशन तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कर लेता है तो अभिभाषण के पश्चात जो हमारा दोनों सदन है वो अलग अलग चले जाते हैं और फिर उस पर चर्चा करके धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तावित करते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं अलग अलग। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय ये साथ बैठे होते हैं, तो इन्हें हम इस रूप में देखते हैं। दूसरी दशा, जब कभी महाभियोग महाभियोग की प्रक्रिया की बात हम करें या महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात करें, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात करें, जैसी प्रक्रिया की बात करें, अर्थात यदि हमारे राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, वाद विवाद चल रहा है, सदन अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, न्यायालय की समिति ने यह कह दिया है कि अतिक्रमण हुआ है, तो ऐसी दशा में जब सदन में एक सदन जब उस पर चर्चा कर रहा है तो दूसरा सदन पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होता है। अर्थात होते सदन एक ही जगह हैं, एक सदन के लोग चर्चा करते हैं, दूसरे सदन के लोग पर्यवेक्षक के रूप में देख रहे होते हैं। वो चाहे महाभियोग की प्रक्रिया हो या फिर वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो। इसका मतलब जब न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित या अन्य ऐसे लोग जो न्यायाधीश की प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हटाने समय एक सदन जब चर्चा कर रहा होता है तो दूसरा सदन पर्यवेक्षक के रूप में वहां उपस्थित होता है। तो यहां पर भी दोनों सदन साथ साथ होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन को हम संयुक्त अधिवेशन नहीं कहते, इस कंडीशन को हम अनुच्छेद 108 का ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं कहते। तो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कब होती है? वो कौन सा ऐसा समय है जब संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाती है, हमारा राष्ट्रपति ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाता है। तो देखिए, ध्यान ये रखना है कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की स्थिति तब बनती है, संयुक्त अधिवेशन की जो स्थिति है वो तब बनती है जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाए, तो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की स्थिति बनती है। तो सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन कब होता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, पहले इसकी बात कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संयुक्त अधिवेशन। देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन के संबंध में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है हमारा राष्ट्रपति। कब बुलाता है? जब दोनों सदनों के मध्य, दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया हो,
गतिरोध गतिरोध हो गया हो, गतिरोध हो गया हो, ध्यान रखिए, गतिरोध हो गया, दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो गया हो, तब ये स्थिति आती है। कौन से विधेयक पर, कौन से विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? वो कौन सा बिल, कौन सा विधेयक होता है जिसपे संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? तो ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ये वो दो विधेयक हैं जिस पे संयुक्त अधिवेशन होता है। जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष करता है। अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है और अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करता है, उपसभापति करता है, ध्यान रखिए। और अगर उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति जिसे कहे वो अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन जब होता है और संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तो इस प्रक्रिया में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? प्रस्ताव के पास होने के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसे बहुमत की आवश्यकता होती है? सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताने की जरूरत है। तो संयुक्त अधिवेशन के संबंध में जितनी भी बातें आपसे पूछी जाती हैं वो कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस के संबंध में आपसे पूछी जाती है। तो जॉइंट कॉन्फ्रेंस की परिस्थितियां कब बनती है? मान लो अगर साधारण विधेयक की बात हो या वित्त विधेयक की बात हो। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, देखिए, साधारण विधेयक की बात करें हम या वित्त विधेयक की बात करें, दोनों विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया, पारित होने की प्रक्रिया, प्रक्रिया सेम है। पारित होने की प्रक्रिया एक समान है, एक समान है, पारित होने की प्रक्रिया एक समान है। और यही कारण है कि इन दो ही विधेयकों पर जॉइंट कॉन्फ्रेंस की स्थिति बनती है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ठीक इसी तरह कि वो कौन से विधेयक हैं जिस विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। तो आपको बताना है कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन में वापस आने के लिए जाता है, इसलिए धन विधेयक वहां पर, धन विधेयक पे जॉइंट कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। इसी तरीके से संविधान संशोधन विधेयक, देखिए, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, यहां पर भी जॉइंट कॉन्फ्रेंस नहीं होता। आप सवाल पूछोगे सर यहां जॉइंट कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है। अगर किसी संविधान संशोधन विधेयक को अगर लोकसभा ने पास करके राज्यसभा भेज दिया और राज्यसभा अगर सहमत नहीं है तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। उस विधेयक पे दोनों सदनों को साथ बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों सदनों को साथ लाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, विधेयक का अंत हो जाता है, विधेयक का अंत हो जाता है। तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में ये संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। उसके लिए कोई एक एक कंडीशन तो होगी। जिस कंडीशन, गतिरोध हो गया है लिखा है कि जब कभी गतिरोध हो जाए, तो गतिरोध हो गया है पता कैसे लगेगा? तो गतिरोध के पता लगाने को ही हम उन परिस्थितियों के रूप में पढ़ते हैं जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो क्या है गतिरोध? किस तरीके का गतिरोध होता है? क्या कुछ बदलता है कि ऐसा लगने लगे कि गतिरोध हो गया है और फिर जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता हमारे राष्ट्रपति को महसूस हो? तो उसको इस रूप में देख सकते हैं गतिरोध को। साधारण विधेयक की बात करें, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक की बात करें,
वित्त विधेयक। हम आप जानते हैं कि जो वित्त विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है और केवल लोकसभा में आता है। वहीं साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस तब होगा जब ये लोकसभा में आया है, राज्यसभा के पास गया है और राज्यसभा सहमत नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ के देखते हैं। यदि यदि किसी यदि किसी विधेयक विधेयक को यदि किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर राज्यसभा 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 को भेजा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ किसी विधेयक का मतलब है ये ऊपर के दो विधेयक, किसी का मतलब है ऊपर के दो विधेयक, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक। अगर लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा को भेजा है और राज्यसभा के पास क्या विकल्प बचता है, यहाँ पे राज्यसभा क्या कर सकती है ऐसे विधेयक पे? राज्यसभा की जो स्थिति है वो ऐसे विधेयक पे क्या है? तो यहाँ राज्यसभा के पास एक कंडीशन है कि ऐसे विधेयक को स्वीकार कर ले करे और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दे, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दे, प्रेषित कर दे। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रेषित कर दे, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है राज्यसभा के पास कि राज्यसभा कुछ संशोधन सहित वापस कर दे, है ना, कुछ संशोधन के सहित लोकसभा को वापस कर दे। अब ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, ये वापस आ गया है कहां पे? लोकसभा के पास। अब लोकसभा की क्या स्थिति है? लोकसभा के पास क्या कंडीशन होगी? अब लोकसभा के पास कंडीशन होगी कि लोकसभा संशोधन स्वीकार कर, लोकसभा क्या कर सकती है कि संशोधन को स्वीकार कर सकती है और राष्ट्रपति को भेज सकती है। और दूसरा उसी रूप में पारित कर राज्यसभा को वापस कर सकती है, उसी रूप में पास करके फिर से राज्यसभा को दे सकती है। अब यहां से बनती है व्यवस्था ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की। अब यहां से शुरू होता है ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की स्थिति। अब यहां पे वापस से जो बिल है वो राज्यसभा के पास आ गया है, वापस से जो विधेयक है ये राज्यसभा के पास आ गया। अब राज्यसभा के पास फिर से दो परिस्थितियां हैं। राज्यसभा के पास अब फिर से दो परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति यह है राज्यसभा के पास कि राज्यसभा इसे स्वीकार करे और राष्ट्रपति को दे दे। दूसरी कंडीशन है राज्यसभा इस पे कुछ न करे, पड़ा रहने दे, ध्यान रखिए, पड़ा रहने दे। और यदि राज्यसभा इसे पड़ा रहने देती है, यदि राज्यसभा इसे पड़ा रहने देती है तो ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा उस पर अगर कुछ न करे और उसे ऐसी स्थिति में पड़ा रहने दे और ऐसी स्थिति में 6 माह, देखिए, ऐसी स्थिति में 6 माह बीत जाए। अगर 6 माह बीत जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि दोनों सदन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। और यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो ऐसी दशा में हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त
अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अब आप समझ सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदन एक साथ समवेत होते हैं, अर्थात यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ समवेत होगी। लोकसभा, ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ समवेत होगी। इसका मतलब लोकसभा के जो 543 सदस्य हैं और प्लस जो राज्यसभा में 245 मेंबर वर्तमान में हैं, तो उन 245 की बात कर लेते हैं, जबकि संख्या 250 की है। तो 245 यहाँ से, 543 यहाँ से, ये दोनों साथ समवेत होंगे। अब आप समझ ही सकते हैं कि कौन सदन जीतेगा, कौन सदन जीतेगा। और यहां से जब संयुक्त अधिवेशन से, संयुक्त अधिवेशन से जब ये पास करके, पारित करके भेजा जाएगा, कहां पे भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। साधारण बहुमत से पहले भी बता दिए। तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं, है ना। यहाँ पे राष्ट्रपति का विकल्प क्या है? राष्ट्रपति का विकल्प क्या है? तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं। या दो विकल्प क्यों? राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है। और क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या अनुमति रोक सकता है, वीटो कर सकता है, वीटो कर सकता है। अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया तो ये एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा तो दोनों सदन पृथक पृथक, दोनों सदन पृथक पृथक इसे पुनः पास करेंगे। दोनों सदन पृथक पृथक, मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, फिर दोनों सदन जो है वो पृथक पृथक पास करके वापस राष्ट्रपति को भेजें। तो अब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, अर्थात या तो वीटो करे या तो अनुमति दे, अर्थात पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। और अगर वीटो हो गया तो यहीं से फिर जो ये संयुक्त अधिवेशन से बनने वाला जो अधिनियम है वो समाप्त हो जाता है। ये परिस्थितियां होती हैं संयुक्त अधिवेशन के संबंध में। तो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस एक ऐसी व्यवस्था है जब कभी दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध उत्पन्न हो, तो ऐसे गतिरोध से निपटने के लिए, ऐसे गतिरोध से पार पाने के लिए हमारे राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि हमारा राष्ट्रपति ऐसे गतिरोध से पार पा सके। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आप तक जानी चाहिए, वो ये है कि आज है 12 तारीख और 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक हमारे यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्टडी आईक्यू का आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे सेल शुरू हुई है। अर्थात इन 4 दिनों में आपको जो फीस है वो बहुत कम पे करनी है। जिस फीस के लिए आप मेरे कोड के बाद 16,000 रुपये पे कर रहे थे और जनरली 20,499 पे कर रहे थे, वही कोर्स जो ऑप्शनल का है, PSIR ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं सारे ऑप्शनल यहाँ पे लिखे हैं। इन्हीं ऑप्शनल के लिए आपको मात्र 12,999 रुपया पे करना है अगर आप 11 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में एडमिशन लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप P2I बैच ले रहे हैं 11 से 14 के बीच में, तो जहां 29,999 रुपया आप पे कर रहे थे, वहीं आपको 26,999 रुपये आपको पे करने हैं। अर्थात दोनों ही कोर्स में, ऑप्शनल का कोर्स हो या P2I का कोर्स हो, आपको एक बड़ी छूट दी जा रही है 11 से 14 के बीच में। तो आप फटाफट इस इंडिपेंडेंस डे सेल का लाभ उठा सकते हैं और आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं, ये कोर्स खरीद सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कोर्स खरीदते समय AP लाइव कोड का प्रयोग करना मत भूलिएगा, ठीक है। AP लाइव कोड का इस्तेमाल जो है वो जरूर करिएगा। और किसी तरीके की अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, आप मुझ तक अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, मुझ तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, तो amrendra.pandey@studiiq.com ये मेरी मेल ID है।
इस मेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अमरेंद्र PND1 और अमरेंद्र पांडे नोट्स टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़ के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, PDF पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।